Okay, so welcome to this session. Let's now start our today's session. So our today's session is on IoT communication protocols. So as the name implies, that IoT communication protocols means uh, if you think that there are different sensors around us, and how actually they communicate and how they perform the desired actions. So there are a different kind of protocols nowadays, and these are some IoT communication protocols that just like Threadbit protocol or a LoRa protocol or a Zigbee protocol, Bluetooth. 5 is the latest version uh, for uh, for IoT sensors, and that is a Wi-Fi, a new version of Wi-Fi that is also used for IoT sensors, and just like Sigfox, and also many other kind of interconnection IoT communication protocols exist. So, no, first of all, we should think that what is the difference? What should be the difference between when we use the lot of sensors around us? So, what kind of protocols we actually, what kind of properties we should expect? Just like सपोज आपके आसपास बहुत सारे सेंसर हैं, तो उस सेंसर्स को हमें डील करने में कोई कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है, कुछ पैरामीटर्स जो डिजायर्ड पैरामीटर्स होते हैं, जो आपको चाहिए, जो पैरामीटर्स होने चाहिए. जैसे कि हम अगर पहले पैरामीटर की बात करते हैं, देन दिस इज द हाई ट्रांसफर रेट फॉर रियल टाइम. ठीक, ओके. सो दिस इज मतलब क्या है, डेटा ट्रांसफर जो आप कर रहे हैं उसका रेट हाई होना चाहिए. आप इसको एक एग्जांपल के देखते हैं कि because if we talk about the home automation system, so in a home automation system there are different sensors deployed in the different parts of the room. Maybe the sensor may be the thermostat sensor, the sensor may be the maybe your wall sensor, the sensor may be the lock sensor, the sensor with the light sensor, smoke sensor. So these different kind of sensors are just deployed in the different places of your room. So you know that there are various sensors. किसका माइक ऑन है, इसको ऑफ किया जाए. माइक किसका ऑन है ये? काइंडली आप ना सभी लोग अपना माइक ऑफ करें, वरना आवाज सही नहीं. नेक्स्ट टाइम पे मैं लीगल एक्शन ले लूंगा अगर इस टाइप की अगर एक्टिविटीज होती है. आप मेक श्योर करें कि अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो अपना माइक ऑफ करके कनेक्ट करें, अदरवाइज मैं एक्शन ले लूंगा इसके अगेंस्ट. अगर क्लास चल रही तो इतनी तुम्हें एक डिसिप्लिन नाम की चीज होनी चाहिए कि क्लास आप अपना माइक ऑफ करके कैमरा ऑफ करके अटेंड करें. अगर नहीं क्लास अटेंड करनी है तो मुझे मना कर दो, सर क्लास नहीं लेनी, तो मैं हटा दूंगा बैच से. रोज रोज मुझे ये रिपीट नहीं करना पड़े, रिपीट करने की जरूरत नहीं रहे कि तुम्हारा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो. ये क्लासेस तुम्हारे लिए है या हमारे लिए है? तो इस टाइप के स्टूडेंट्स को मैं रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट टाइम सेशन से. सर कंटिन्यू करें आप सेशन. ओके सर. So as a number of different IoT sensors are deployed actually in the different parts of the room. Okay, yeah, they may be the smoke sensor, they may be the window sensor, the motion sensor, or the various type of sensors are deployed in different room. In a room, different kind of sensors. तो इस sensors की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कई बहुत सारे sensors यूज होते हैं रूम में. तो एक ही रूम में आप कितने सारे सेंसर्स यूज हैं, और सभी सेंसर्स कुछ ना कुछ डेटा का ट्रांसफर कर रहे होंगे, डेटा के ट्रांसफर कर रहे होंगे. सो जितने सेंसर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही डेटा का ट्रांसफर उतना ही बढ़ेगा. तो अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें रियल टाइम का ट्रांसफर चाहिए होता है, रियल टाइम चीज चाहिए होती है. रियल टाइम पे क्या चीज है वो हमें मालूम करना होता है. जस्ट लाइक टेम्परेचर सेंसर, जस्ट लाइक प्रेशर सेंसर. सो ये सब सेंसर्स आपको रियल टाइम पे ट्रांसफर करते हैं, चीजें मैसेज को ट्रांसफर करते हैं. तो जैसे जैसे सेंसर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ट्रांसफर भी बढ़ेगा, डेटा का ट्रांसफर बढ़ेगा. तो इसलिए हमें क्या कहिए, तो आईओटी में ये डिफरेंस है कि ट्रांसफर बहुत फास्ट, ट्रांसफर जो है वो हमारा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा आईओटी सेंसर्स, कई सारे सेंसर्स हैं यहाँ पे.
तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका हाई ट्रांसफर ऑफ, तो इसमें ट्रांसफर बहुत फास्ट होना चाहिए, पहला तो रिक्वायरमेंट ये है। नाउ कम टू द सेकंड रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज द हाई बैंडविड्थ फॉर द मैसिव डेटा ट्रांसफर। सो हाई बैंडविड्थ मींस दैट द ट्रांसफर शुड बी फास्ट। अगर बैंडविड्थ हाई होगी देन द ट्रांसफर शुड बी, ट्रांसफर तभी फास्ट होगा। तो उसके लिए हमको हाई बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। दूसरी थर्ड पॉइंट इज द लार्ज कवरेज एरिया। लार्ज कवरेज एरिया मींस द रेंज, कितनी रेंज आपका, अगर कोई मैसेज सेंसर सेंड करता है तो कितनी रेंज वो कवर कर सकता है। सो दिस शुड बी अ लार्ज कवरेज एरिया, कितनी कवरेज एरिया में आपका सिग्नल कवर्स होते हैं। जस्ट लाइक इन Wi-Fi, you have sometimes feel that if you are in if you are in the third floor of your home and your Wi-Fi is setting in the set in the second floor room, then sometimes you would get problem with your coverage area. So Wi-Fi has a very बहुत बड़ा एरिया कवरेज नहीं होता उसका, तो हमें लार्ज कवरेज एरिया पे फोकस करना है, ये भी एक डिजायर्ड पैरामीटर है। तो लार्ज कवरेज एरिया तब अगर फ्रीक्वेंसी लो होती है, जैसे कि स्पेक्ट्रम बैंड पे काम होता है, जैसे कि आपका लो फ्रीक्वेंसी में मींस जो गीगाहर्ट्ज में काउंट होती है, अगर वो फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मतलब कि वो कवरेज एरिया उसका हाई हो जाएगा। तो ये एक इसका थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका। नाउ कम टू द फोर्थ पैरामीटर इज लो पावर रिक्वायरमेंट फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस। एज यू नो दैट हमेशा ये सेंसर्स काम करते रहते हैं। दीज सेंसर्स आर वर्किंग एवरी डे 24 आवर्स इन अ ईयर, सो इन अ डे। सो हमें इन डिवाइसेस को हमेशा ऑन रखना है। अगर ये डिवाइसेस ऑफ हो जाती हैं तो ये आपको अपना काम नहीं कर पाएंगी, वो आपको जो रिजल्ट देना है वो नहीं दे पाएंगी क्योंकि वो ऑफ हो चुकी हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये अगर ये तो कुछ डिवाइसेस जो बैटरी पावर डिवाइसेस हैं, तो हमें पावर की रिक्वायरमेंट उसमें कम होनी चाहिए। अगर पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आपका सेंसर हो सकता है कि 6 महीने चले। अगर बैटरी पावर डिवाइसेस की आप बहुत ज़्यादा जरूरत होगी पावर की, तो आपका जो पावर डिवाइस है, सेंसर्स हैं बैटरी पावर, तो उनको बहुत ही 4 या 5 दिन में भी हो सकता है कि वो शट डाउन हो जाए। तो इस तरह से हमें लो पावर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ये बैटरी पावर डिवाइसेस के लिए। ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि इसमें लो पावर रिक्वायरमेंट डिवाइसेस को यूज किया जाए। इसका जो फिफ्थ पैरामीटर है, दिस इज द हाई प्रोपगेशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि सेंसर्स कई जगह आपके होम में लगे होंगे, उसमें तो इंटरफ्रेंस आपके वॉल्स भी होंगी, आपके घर में वॉल्स भी होंगी, कई सारे विंडोज भी होंगी, तो वो उसके थ्रू, उन वॉल्स के थ्रू अच्छे से प्रोपोगेट हो पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि अगर वॉल आ गई तो आपका सेंसर का काम करना बंद कर दिया। तो प्रोपोगेशन थ्रू वॉल्स एंड विंडोज शुड बी वेरी हाई, अदरवाइज योर सेंसर कुड नॉट बी efficient. And next parameter is an low energy devices. As we have already discussed that low energy devices means the devices are consuming the less energy, so they can be last better time, means they would get they require the less power because of the low energy device. Okay, so लो पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है लो एनर्जी डिवाइस में, इसलिए ये ज्यादा देर तक आपकी बैटरी चलती है। तो इसलिए आपको ये एक डिजायर्ड पैरामीटर है, दैट इज अ लो एनर्जी डिवाइसेस। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज एन इजी कमिशनिंग। Easy commissioning is we will discuss about what is a commissioning. Commissioning actually when you formed a interconnection network of sensors. So when a new sensor or the devices want to connect with the network in the network, so a different a kind of commissioning should be there. With commissioning, a sensor can join the already formed interconnection network, and we will see in the next slides that how it actually commissioning works. And the last parameter is an efficient interconnection among devices. So efficient interconnection among devices, there may be many topologies in which the devices may be connected. These interconnection network may be the mesh. These devices may be connected in the mesh network. These devices may be connected in the star network. Many kind of different topologies in which the sensors are actually interconnected in the wireless way. Okay, वायरलेसली ये कई सारे टोपोलॉजीज में कनेक्ट होते हैं। इन सभी टोपोलॉजीज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
तो ये कुछ नेटवर्क किसी कुछ चीजों पे अच्छे होते हैं, like mesh network is a very good network in terms of efficiency. So we will talk about that what kind of different topologies for connecting our sensors. So here we have some desired parameters for IoT. We have seen that the high transport of right, and the second is a high bandwidth. Third is a large coverage area. Fourth is a low power requirement for battery power devices. Fifth is a high propagation through object, low energy devices, easy commissioning, and the efficient interconnection among devices. So जब हम IoT की बात करते हैं, तो जब हम सेंसर की बात करते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम लेते हैं, जो इसको कंसीडर करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल इज इफिशिएंट. Now we will see the different kind of, as we have discussed, that these are the different kind of communication protocols. इन प्रोटोकॉल्स की इफिशिएंसी भी इन्हीं पैरामीटर्स पे बेस होती है कि ये इस पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, कुछ में वो अच्छे हैं, कुछ में नहीं अच्छे हैं. तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अभी फॉलो होते हैं और किस किस चीज़ों को हम होम ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं. तो जो पहला प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द Z wave और Z wave protocol. So this is a latest protocol, that is a Z wave protocol, and Z wave alliance के through ये protocol develop किया गया है. तो Z wave, as you have you can see in the figure that there are different kinds of sensors, just like smart sensors, Z wave is lighting, Z wave is smart thermostat, Z wave is smart lock, smart hubs. There are different kind of sensors. All are Z wave supported sensors. Just like you can take the example of the smart lock. Smart lock कैसे काम करता है? If you are out of your home, अगर आप अपने घर से बाहर हैं and you have forget to lock the door, then you have not to worry about this, because in your smartphone there will be notification on your phone that you have forget to lock the door, and by manually on the smartphone app you can do such things, so you have not to worry about this. And similarly there are smart lighting is here. Smart lighting is also a very important application. Suppose you have out of your home, and motion sensor in your house detect any kind of movement in your room. So the smart lighting will connect to the motion sensor. Motion sensor sends the control message to the smart lights, and smart lights get automatically on, and a message would be sent to your smartphone app. So you would get know that somebody is in your home, and smart lighting always and smart lighting automatically on when it senses any motion. So there are different kind of sensors that are Z wave sensors. So Z wave also follows a particular protocol, and we will discuss next that what is a particular protocols. So as Z wave is particularly a wireless communication protocol used primarily for the home automation. This protocol is used for the home automation, to automate the home. Okay, different kind of sensors will be placed in the different deployed in the different place of your room. So that Z wave protocol is actually based on the mesh topology. Mesh topology, all the sensors will be connected wirelessly in the mesh network. So this is a mesh network protocol using the low energy radio waves to communicate from appliance to appliance, allowing for wireless control of residential appliance and other devices, such as lighting control, security systems, thermostats, windows, locks, swimming pools. In many places, these low energy radio waves are used in Z wave to communicate from appliance to appliance, and the sensors appliance to appliance, and the sensors are actually connected in the mesh network topology, wirelessly connected in the mesh network topology. So what is actually the mesh network? Actually, mesh network has in the mesh network a node, or you can say a sensor or something. A sensor maybe have many kind of adjacent nodes. So when a sensor wants to send any message to another sensor,
So it can take up the various paths to, it can take the various different paths to reach the destination nodes, because it has more than one adjacent nodes there. So there in network there is not a single central controlling, um, and if any node goes down, so the source sensor can choose the another path to reach to the destination sensor. So mesh network is actually very efficient. That's the reason that mesh network is actually using in various latest protocols for your home automation. And this is based on the mesh network protocol. So our Z-Wave system can be controlled via the internet. You can control the Z-Wave via your internet from your smartphone or tablet or computer through your smart speakers. Yeah, you can place a smart speaker or via the wireless key fob, or you can also mount a panel on a wall. Through these controllers, you can control your Z-Wave system. Okay, so this is the basic concept. You can control it to control your overall functionality of the sensors which are placed in your room by using by on the smartphone, also on the key fob mounted wall. There are different things you can use in the Z-Wave systems. So Z-Wave uses the source routed mesh network architecture. So there is a difference. We should understand that there is a difference between the source routed mesh network. The term source routed is implies that a source node or the source sense or source node of any device or sensor, which is a source, which is actually want to send any message or control message to the destination node. So the difference is that the sensor, which is a source, actually decides the path through which the message is actually will follow to reach the destination node, and this route will be fixed. So this is called the source route mesh network. If we not talk about the source routed, so when a source node send a message, then it will follow hope by hope that what should be the next route, what should be the next route. But in the source routed, uh, a route will be decided in advance by the source node. So this is a major difference. So Z-Wave follow actually the source routed mesh network architecture. So mesh networks are also known as the wireless ad hoc networks, because we call it ad hoc because every time a node when a node leaves, so the network can heal itself, and it can take another path, alternative path to reach the so the mesh networks are actually the wireless ad hoc. And in such networks, devices use the wireless channel to send the control message, which are then relayed by neighboring devices in wave like fashion. जैसा कि हमने बताया कि एक डिवाइस के पास जब कोई कंट्रोल मैसेज आता है, तो वो उसको दूसरे सेंसर के पास भेज देगा. जैसे सेंसर है, कोई डिवाइस है, तो एक सेंसर को अगर दूसरे सेंसर को मैसेज भेजना है, तो हो सकता है वो सेंसर उससे थोड़ी दूरी पे हो, उसका सिग्नल रेंज उतना ना हो सेंसर का. सेंसर को ऐसे ही प्लेस किया जाएगा पूरे रूम में कि उसका सिग्नल स्ट्रेंथ के बेस पे आपको सेंसर्स को लगाना पड़ता है इस जी-वेव सिस्टम में. सो अगर कोई सेंसर कोई कंट्रोल मैसेज भेजता है और किसी सेंसर के पास, और वो सेंसर उससे दूर है, तो वो दूसरे सेंसर्स के थ्रू उस मैसेज को भेज सकता है. ठीक है, उसके थ्रू वो मैसेज को भेज सकता है, जहां पे राउटिंग डिवाइस लगी होंगी, जो राउटिंग डिवाइस सेंसर्स के पास में होंगी, जो कि उस मैसेज को राउट कर देंगी, कंट्रोल मैसेज को सेंड कर देंगी. ये सब कैसे होगा? ये सब मेश नेटवर्क टोपोलॉजी में होगा. द सोर्स डिवाइस वांटिंग टू ट्रांसमिट इज देयरफॉर नोन एज इनिशिएटर. सो सोर्स डिवाइस जो होगी उसको इनिशिएटर कहेंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं सोर्स इनिशिएटेड मेश एड हॉक राउटिंग. ओके, so actually there are very several source initiated mesh protocols जो कि प्रपोज हो चुके हैं. जैसे कि हम बात करते हैं ad hoc on demand digital vector routing AODV. this is also a source initiated mesh routing protocol. और डायनेमिक सोर्स राउटिंग भी इसी तरह का प्रोटोकॉल है. तो ये प्रोटोकॉल्स पहले से ही डिस्कस हो चुके हैं, और जी वेव भी इसी पे ही सिमिलर इसी पे ही काम करता है. तो ये आपका जी वेव हो गया. तो ये कैसे काम करता है एक्चुअली देखते हैं. ये प्रोटोकॉल ये काम कैसे करता है. तो जैसा कि हमने बताया है कि कोई भी अगर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो इंटरमीडिएट नोड्स को यूज करेगी, उसके थ्रू वो पहुंचेंगे अगर वो एडजेसेंट नोड्स नहीं है तो, और वो मेश पैटर्न में एक दूसरे के पास पहुंचेंगे. ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है कि अगर एक नोड ए किसी नोड सी को डिलीवर करना चाहता है,
और अगर वो अपनी रेंज में नहीं है, नोड ए और नोड सी, तो वो बीच में नोड अगर बी पड़ता है तो उस बी के थ्रू कम्युनिकेट होके वो सी पे चला जाएगा। तो अपनी रेंज के हिसाब से वो सेंसर डिवाइस टू डिवाइस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अगर कोई जैसे रूट अब अवेलेबल नहीं है, प्रिफर्ड रूट अवेलेबल नहीं है, तो वो मैश पैटर्न के हिसाब से अपना एक अदर रूट भी देखेगा। जैसे कि कोई सेंसर डिवाइस है तो उस हो सकता है कि उसके 2 या 3 एडजेसेंट नोड हों आसपास। तो अगर एक एडजेसेंट नोड से रूट नहीं मिला तो वो दूसरे एडजेसेंट नोड को पकड़ लेगा और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, सो दैट द कंट्रोल मैसेज वुड बी देयर इनटू द डेस्टिनेशन नोड। ओके, सो Z-wave network can span much farther than the radio range of single unit, क्योंकि ये आपको नोड बाय नोड कवर कर लेता है चीजों को, तो ये बहुत दूर तक का सेंसर होगा, उसको भी ये वहां तक भी मैसेज भेज सकते हो, होप बाय होप, नोड बाय नोड। तो जो रेडियो रेंज जो सिंगल यूनिट की होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जब हम होप बाय होप चलते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि इसकी रेंज हमारी काफी बढ़ जाती है। मतलब कि आप एक सेंसर से दूसरे सेंसर को आप रीच कर सकते हैं वाया दीज होप्स और नोड्स, okay, which are actually in the range. So this is the basic concept of how the message route. Okay, so सबसे देखो सिंपल नेटवर्क एक ही होता है जहां पे आपके पास एक कंट्रोलेबल डिवाइस हो और आपके पास एक कंट्रोलर हो। जस्ट लाइक कि मेरे पास एसी है, मेरे पास रिमोट है, मैंने एसी से अपने रिमोट से अपने एसी को बंद कर दिया, दिस इज सिंगल कंट्रोलेबल डिवाइस। सिंपल नेटवर्क यही हो सकता है। तो उसमें क्या है, फिर जो एडिशनल डिवाइस ऐड होती हैं, ठीक है, एडिशनल डिवाइस को भी इसमें हम जी वेव में ऐड कर सकते हैं, जो कि दूसरे कंट्रोलर्स की तरह काम करेंगे। मे भी हो सकता है कि कंट्रोलर एक ना हो, जस्ट लाइक आप मैंने बताया कि स्पीकर में भी अ कंट्रोलर, वॉल माउंटेड में भी कंट्रोलर, योर स्मार्टफोन में भी कंट्रोलर कंट्रोल जो डिवाइस को कंट्रोल करेगा। सो एक प्राइमरी कंट्रोल तो पहले होगा ही और एक कंट्रोलेबल डिवाइस होगी, तो एडिशनल डिवाइसेस कंट्रोलर के फॉर्म में हम इसमें जी वेव में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके प्राइमरी कंट्रोलर की तरह ही काम करेगा फिर। ठीक है, ए जी वेव नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ 232 डिवाइसेस। एक जी वेव नेटवर्क 232 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसमें एक ब्रिजिंग का ऑप्शन भी होता है कि अगर आपके एक रूम में है तो ये एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क हो गया, और आपके दूसरे रूम में दूसरा इंटरकनेक्शन नेटवर्क हो गया, तो एक दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है बाय ब्रिजिंग इट। ओके, सो द Z-Web नेटवर्क कैन कंसिस्ट 232 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ये इसकी एक लिमिटेशन भी कह सकते हो, बट ये एक प्रोटोकॉल है, जो ये एक डिवाइस है जिसमें आप इतने को पहले से ये मेंशन है कि इतने डिवाइसेस को ये Z-Wave को सपोर्ट करता है। A device must be included into a Z-Wave network before it can be controlled by a Z-Wave. इस सिंपल सी बात है कि आपको Z-Wave नेटवर्क में पहले उसको एनरोल कराना पड़ेगा, तभी आपके Z-Wave नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो वो अब आपके नेटवर्क में कैसे ऐड होगा, ये एक Z-Wave नेटवर्क जो है उसमें एक नेटवर्क आईडी है, जिसमें ईच डिवाइस इज फर्दर आइडेंटिफाइड विद नोड आईडी। तो आपका जो नेटवर्क है, जैसे कि एक रूम का जो नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स आर कनेक्टेड इन द मेश टोपोलॉजी, तो उसको उस पूरे नेटवर्क को हम एक नेटवर्क आईडी देंगे, और उसमें जितनी भी डिवाइसेस है, सेंसर्स है, उसको हम नोड आईडी देंगे, और हर डिवाइस की नोड आईडी जो यूनिक होगी। सो द नेटवर्क आईडी को हम होम आईडी भी कह सकते हैं, इज द कॉमन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नोड्स बिलोंगिंग टू वन लॉजिकल Z-Wave नेटवर्क। तो जो नेटवर्क आईडी है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट की होगी। ठीक है, और ये नेटवर्क आईडी ईच डिवाइस को भी एलोकेट होगी बाय द प्राइमरी कंट्रोलर। प्राइमरी कंट्रोलर के थ्रू ये जो नेटवर्क आईडी है ये हर डिवाइस को भी एलोकेट होगी। ये कब होगी, जब डिवाइस नेटवर्क में ऐड होगा उस समय ही ये नेटवर्क आईडी उस डिवाइस को दी जाएगी। नेटवर्क विद नोड्स विद द डिफरेंट नेटवर्क आईडी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई डिवाइस अगर नेटवर्क में ऐड है और उसको नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर दी गई है डिवाइस के थ्रू, ये देखने के लिए कि ये जो डिवाइस है ये इसी नेटवर्क की है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास वो नेटवर्क आईडी होगी, इट मींस दिस इज द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। ओके, सो नोड आईडी इज द एड्रेस ऑफ ए सिंगल नोड इन द नेटवर्क। तो एक तो आपको नेटवर्क आईडी भी दी गई है प्राइमरी कंट्रोलर से हर एक डिवाइस को, और एक नोड आईडी भी उसके पास होगी जो कि उस सिंगल नोड का एड्रेस होगा। और नोड आईडी कितना है, नोड आईडी की लेंथ कितनी होगी, 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स होगी,
और ये बहुत ही यूनिक होगी इस नेटवर्क में, ये बहुत ही यूनिक है, सब नोड आईडी किसी का सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका एलोकेट करने का तरीका है कि नेटवर्क आईडी और नोड आईडी कैसे एलोकेट की जाए डिवाइस को। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे बताया है कि अब इसको हमें पेयर कैसे करते हैं जी वेव में। इस प्रोसेस को कहते हैं पेयरिंग एंड एडिंग। तो इसमें क्या आता है, आपको जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर में कुछ बटन्स होते हैं, और जिस डिवाइस को या सेंसर को आपको ऐड करना है नेटवर्क में, उसमें भी कुछ डिवाइस पे बटन होते हैं। ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस ऑफ बटन आपको प्रेस करने होते हैं कंट्रोलर में, और उस डिवाइस पे जो कि आपको ऐड करना है, दोनों में ही आपको कुछ बटन्स होते हैं जो कि जी वेव के में डिवाइस में होते हैं। इनको आप बटन प्रेस करोगे तो वो नेटवर्क में जाने के लिए तैयार होंगे। तो ये खाली सीक्वेंस, ये खाली बटन पेयरिंग, एडिंग एंड पेयरिंग वाला खाली एक ही बार करना है। उसके बाद ये जो डिवाइस है ये हमेशा कंट्रोलर उसको पहचान लेगी कि ये इस नेटवर्क का ही पार्ट है। इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू बटन प्रेस के थ्रू इन द बोथ डिवाइसेस, ये नेटवर्क, ये डिवाइस इस नेटवर्क के बाहर भी जा सकती है। तो ये एडिंग एंड पेयरिंग का तरीका है इसका। तो जो इसमें कंट्रोलर है वो सबसे पहले ये देखता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है डिवाइसेस की, सिग्नल स्ट्रेंथ, हर डिवाइस की सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है। तो फिर उसको सारी डिवाइसेस को अपने अपने जगह पर प्लेस करता है बेस्ड ऑन द सिग्नल स्ट्रेंथ, कि इस डिवाइस की सिग्नल क्या दूसरे डिवाइस के पास पहुंच रही है, दूसरे डिवाइस की क्या तीसरे डिवाइस के पास पहुंच रही है। तो इस तरह से ये अलग अलग डिवाइसेस को अपनी जगह पे, सही जगह पे प्लेस करता है, उसकी फाइनल लोकेशन को सेट कर सकता है। अब ये फाइनल लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। टिपिकली द कंट्रोलर हैज ए स्मॉल इंटरनल बैटरी बैकअप। कंट्रोलर के पास एक बैटरी बैकअप भी होता है, वो इसलिए होता है कि आप वैसे तो ये कंट्रोलर हमेशा आपको प्लग इन रहेगा, बट समटाइम्स यू प्लग आउट एंड बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत होता है इसमें, तो इसलिए आप उस कंट्रोलर को डिवाइस के पास ले जाएंगे जिसको कि आपको नेटवर्क में ऐड करना है। डिवाइस के पास ले जाके फिर बटन प्रेस होने का प्रोसेस होता है जिससे कि ऐड होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रेंज चाहिए होती है, इसलिए कंट्रोलर को आपको डिवाइस के पास लाना पड़ता है। उसके बाद जब पेयरिंग हो जाती है तो कंट्रोलर फिर से अपने नॉर्मल लोकेशन पे चला जाता है। तो ये एक इसका एक प्रोसेस है, जी वेव का ये प्रोसेस है। जी वेव एक्चुअली ये फॉलो करता है। ठीक है, ये इसका पैटर्न फॉलो होता है इसमें। तो इसका एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है, जी वेव का क्या बेनिफिट है। Z-Wave chip is optimized for the battery power devices, and most of the time remains in the power saving mode to consume less energy, waking up only to perform its functions. तो जितनी डिवाइसेस हैं Z-Wave की जो सेंसर्स के साथ में होती हैं, तो उसमें एक चिप लगी होती है। ये चिप बैटरी पावर डिवाइस के लिए एक्चुअली डिजाइन की गई है, और ये हमेशा स्लीप मोड में होती हैं, लेकिन जब फंक्शन करना होता है ये उस समय ही वेकअप होती हैं। ये हमेशा वेकअप नहीं होती, हमेशा वेकअप रहेंगी तो फिर उसमें बैटरी कंजप्शन हाई होगा, और पावर, और हमें जो मेन इसका फोकस है कि आपकी बैटरी को भी सेव करना है। तो ये Z-Wave चिप जो होती हैं वो आपकी बैटरी पावर डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है। विद द Z-Wave mesh network, each device in the house, इसमें Z-Wave में हर डिवाइस एक वायरलेस सिग्नल बाउंस करता रहता है। ठीक है, भेजता है। तो इसमें जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है। वायर सिग्नल्स सेंड करते हैं एक दूसरे को, इसलिए पावर सिग्नल्स बहुत कम होते हैं, पावर कंजप्शन बहुत कम होता है। तो इससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द लेस पावर कंजप्शन, तो जो बैटरी पावर डिवाइसेस हैं ये बहुत ही कम खर्च होती है बैटरी, और हमें बैटरी को रिप्लेस करने की जरूरत बहुत देर में पड़ती है बिकॉज ऑफ द लो पावर कंजप्शन। ओके, सो Z-Wave जो की डिवाइस लगाते हैं उसमें कुछ मैसेज को भी सेंड कर सकता है अगर ये स्लीप मोड में होता है। ठीक है, ये स्लीप मोड में भी होता है, तो अगर कोई मैसेज के पास आता है तो इसमें ऐसी डिजाइनिंग है कि ये उसके बाद भी इस मैसेज को सेंड कर सकता है। ठीक, तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ बेनिफिट हम डिस्कस किए कि Z-Wave क्यों काम करता है। तो ओवरऑल अगर हम Z-Wave को देखें तो Z-Wave में एक प्राइमरी कंट्रोलर की बात करी गई है, और द कंट्रोलर में नॉट इवन वन, मोर देन वन कंट्रोलर कैन बी देयर. A one controller may be your speaker or your smartphone. A second controller may be your wall-mounted panel. Okay. So and there are a number of Z-Wave devices and sensors which are deployed in the room. They are contained in the mesh topology. Okay, and there are some adding and pairing, and there is a final location based on the signal strength. So this is a Z-Wave network.
and this is a latest trend when Z-Wave is used for in the foreign countries for the home automation system. Okay, so अगर हम अपने इस प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स हमने इसमें यूज किए, कैसे कैसे पेयरिंग करनी, एडिंग करनी, दिस इज फॉर द प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स. सो अगर हम इसको दूसरे प्रोटोकॉल से कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ इसके बेनिफिट्स हैं. जस्ट लाइक अगर हम देखें इसको वाईफाई से अगर कंपेयर करें तो वाईफाई में बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, और अगर हम इसको ब्लूटूथ से कंपेयर करें तो ब्लूटूथ का सिग्नल रेंज बहुत कम होता है और उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस भी बहुत कम ऐड होती हैं. तो ये वाईफाई से अच्छा है क्योंकि इसमें पावर लेस कंज्यूम होती है. ब्लूटूथ से अच्छा है क्योंकि इसकी सिग्नल रेंज हाई होती है ब्लूटूथ से, और नंबर ऑफ डिवाइसेस भी इसमें ज़्यादा होती हैं, 232 डिवाइस तो होती हैं. Other network standards competing with Z-Waves is a Wi-Fi Hello, Bluetooth, 5 Insteon, Thread and Zigbee. ये ये कई सारे अभी अब हम पढ़ेंगे इसमें कि अब ये कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं. जैसे आपका वाईफाई हेलो भी है, ब्लूटूथ 5 है, इंस्टियन है. ये अगर हम इनसे कंपेयर करें तो Z-Wave की जो ओपन एयर ऑपरेटिंग रेंज होती है वो लंबी होती है, 90 मीटर की रेंज है. अगर आप कहीं अपने घर से, अपने रूम से बाहर हैं तो 90 मीटर तक ओपन एयर में कवरेज करता है. ठीक है, और इंडोर में आपके घर के अंदर ये 24 मीटर के अंदर तक ये ऑपरेट कर सकता है Z-Wave. ओके, अगर हम इसकी कंपेयर करें इंस्टियन भी एक तरह का प्रोटोकॉल है. इंस्टियन को अगर हम करें तो इंस्टियन क्या है, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं 17.7 मिलियन डिवाइसेस कैन बी एड्रेस, बट इन द Z-Wave ओनली 232 डिवाइसेस कैन बी एड्रेस. सो इंस्टियन तो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है, एक साथ काम कर सकते हैं. और अगर हम Zigbee का करें, Zigbee भी एक प्रोटोकॉल है, वो हम डिस्कस करेंगे. Zigbee में 65,000 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, और जो हमने Z-Wave की बात करी तो यहाँ तो हमने देखा है कि 232 डिवाइस को सपोर्ट करता है. और एक प्रोटोकॉल और है थ्रेड. तो थ्रेड में क्या बेनिफिट है कि थ्रेड का डाटा का ट्रांसमिशन रेट जो है वो 250 किलोबाइट्स पर सेकेंड होता है. तो इसका थ्रेड का ट्रांसमिशन रेट हाई रहता है. तो ये थ्रेड की ये चीज अच्छी है. Z-Wave हैज अ बेटर इंटरऑपरेबिलिटी देन Zigbee, बट Zigbee हैज अ फास्टर डाटा. Zigbee के कंपेयर में Z-Wave का ट्रांसमिशन रेट हाई होता है. और थ्रेड एंड Zigbee ऑपरेट ऑन द Wi-Fi वाईफाई स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 GHz, while Z-Wave operates at 900 MHz in the US. ओके, सो थ्रेड और Zigbee जो है वो वाईफाई स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जबकि जो अपना Z-Wave या Z-Wave है वो 908 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है. इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है. इसका मतलब कि इसका जो इसमें जो नॉइस होगी वो कम होगी और इसका कवरेज एरिया भी हाई होगा. फ्रीक्वेंसी कम अगर यूज कर रहा है तो कवरेज एरिया हाई होता है. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम यूज करता है तो उसका कवरेज एरिया हाई है. तो इसलिए ये थ्रेड से Zigbee से यहाँ पे अच्छा है. तीनों ही नेटवर्क, थ्रेड करें, Zigbee करें या फिर हम Z-Wave की बात करें, तीनों ही मैश पे ही काम करते हैं. ठीक है, और Z-Wave एक्चुअली ग्लोबली स्टैंडर्डाइज है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा. ओके, और अभी Z-Wave में हमने IP का सपोर्ट मिला है. IP का सपोर्ट मिलने, IP मतलब स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो IP का सपोर्ट मिलने से क्या हुआ है कि इसमें कई सारी सिक्योरिटी भी ऐड होती है. जितने भी हम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं in the IP layer, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगने लगते हैं for the security reasons. So this is our the Z-Wave protocol. Okay, so ये तो हमारा पहला प्रोटोकॉल है. और इसी तरह से एक नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, that is called the thread. This is also a very latest protocol and इसमें भी कुछ चीजें अलग हैं Z-Wave से और कुछ सिमिलरिटीज भी हैं. अभी हमने डिस्कस किया, थ्रेड के बारे में भी देखा हमने कि Z-Wave थ्रेड से कैसे अच्छा है, कैसे नहीं अच्छा है. जैसे Z-Wave की फ्रीक्वेंसी अच्छी है क्योंकि लेस फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है तो उसका कवरेज एरिया हाई है थ्रेड से. तो अब हम थ्रेड देखते हैं. थ्रेड को भी हमें एक होम ऑटोमेशन सिस्टम की तरह में यूज करते हैं. थ्रेड इज ऑल्सो अ होम ऑटोमेशन सिस्टम प्रोटोकॉल. So in this figure, as you can see, this is a thread protocol. As you can see that there are a number of different devices. कई तरह की अलग अलग डिवाइसेस हैं. जैसे आपने राउंड में देख रहे हो, ये राउंड में जो है ये है थ्रेड इन डिवाइसेस. और उसी तरह से ये जो इस तरह का सिंबल है, ये दिखाता है आपको थ्रेड डिवाइस एक्टिंग एज अ राउटर. तो ये राउटर है. ठीक है, राउटर डिवाइस के साथ अटैच होंगे. ये राउटर ही कंट्रोल मैसेज को सेंड करेंगे.
ये इन डिवाइस में भी आपका सेंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेश टोपोलॉजी में ऐड है, सारे राउटर आपके मेश टोपोलॉजी में ऐड हैं, ठीक है। इस राउटर का एडजेसेंट नोड्स ये 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए इस राउटर को इस पे भेजना है, तो इसके कई सारे पाथ हो सकते हैं, मे बी ऐसे पहुंच जाए, मे बी ये बीच वाले को फॉलो कर ले, मे बी ये साइड वाले को फॉलो कर ले, तो कई सारे इसके टाइप हैं। इन राउटर्स में से 2 राउटर्स ऐसे होंगे जो कि आपके बॉर्डर गेटवे से कनेक्ट होंगे, सॉरी 2 की बात नहीं है, कुछ राउटर्स जो होंगे वो आपके वाईफाई से कनेक्ट होंगे, सो दैट आपके स्मार्टफोन से ये एक्सेस हो पाए, वाईफाई से एक्सेस होगा, इंटरनेट से ही एक्सेस हो पाएगा, तो आपके राउटर्स बॉर्डर गेटवे से कनेक्ट होंगे। बॉर्डर गेटवे जस्ट लाइक इन डोर, जैसे आप होम में एंट्री करते हो उसी तरह से बॉर्डर गेटवे है। आपके राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं बॉर्डर गेटवे से, या फिर ऐसा हो सकता है कि देखिए ये वाईफाई, या तो वाईफाई या और बॉर्डर गेटवे एक में कंबाइंड भी हो सकते हैं, मे बी आपका वाईफाई अलग हो और बॉर्डर गेटवे वाईफाई से लिंक हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये आपका क्लाउड है, तो ये नेटवर्क है, इसमें 3 तरह की डिवाइसेस यूज हो रही हैं। एक तो आपकी इन डिवाइस है जो कि आपके सेंसर्स हैं, और दिस इज राउटर्स, and this is the border gateway. This is the black is a border gateway, and this is the Wi-Fi connection. So this is a border gateway. तो ये 3 चीजें, 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं, 3 तरह के नोड्स यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी देखो ये थ्रेड क्या है, थ्रेड सपोर्ट करता है IPv6 प्रोटोकॉल का। So thread is an IPv6 based mesh networking protocol developed for the directly and securely connecting protocols around the home to each other, to the internet and to the cloud. Okay, so IPv6 protocols में बेस एक्चुअली क्या है कि ये इसमें सिक्योरिटी भी बहुत है, क्योंकि ये IPv6 प्रोटोकॉल है। तो IPv6 के जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो इसके सारे डिवाइस पे काम करते हैं। ये भी मैश पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये किस लिए काम होता है, किस लिए यूज होता है इसको, आपके घर की चीजों को, आप घर के सेंसर्स को, जो थ्रेड डिवाइसेस हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, क्लाउड से कनेक्ट करता है, सो दैट द ऑटोमेटिक थिंग्स विल हैपन। जैसे कि हमने जी वेब में देखा था वैसे यहाँ पर है, यहाँ पे आपको IPv6 का सपोर्ट मिलता है थ्रेड में। Thread network are simple to install, highly secure, and scalable to hundreds of devices, and developed to run on low power, low cost IEEE 802.15.4 devices. So thread networks are actually very simple to install. Install करना बहुत simple है, इसको बहुत ही secure है, क्योंकि इसमें IPv6 का support है। कई सारे डिवाइस इसमें लगा सकते हो, उसमें 232 डिवाइस थी जी वेब में, इसमें बहुत सारे डिवाइस लगा सकते हो, इसकी रेंज बहुत हाई है। एंड डेवलप टू रन ऑन लो पावर लो कॉस्ट, बहुत ही लो पावर पे काम करती हैं डिवाइसेस, बहुत ही लो कॉस्ट पे काम कर सकती हैं, और ये डिवाइसेस सारी स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, IEEE 802.15.4 डिवाइसेस ये स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। ये डिवाइसेस बहुत ही लो कॉस्ट की होती हैं और बहुत ही लो पावर होती हैं, सो ये थ्रेड की डिवाइसेस हैं। ओके, built on the open standard and with IPv6 low power WAN protocols, Thread's approach to wireless networking offers a secure and reliable mesh network with no single point of failure and support for low power in devices. तो बिकॉज हम यहाँ पे mesh network फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर नहीं है। जैसे कि हमने mesh के बारे में बताया आपको पीछे कि mesh पैटर्न में अगर आपका इस नोड से इस नोड पे भेजना है, और अगर ये नोड आपका डाउन हो जाता है तो ये रूट फॉलो कर सकता है, दूसरा ये भी फॉलो कर सकता है। तो इसलिए ये mesh नेटवर्क में बहुत ही सिक्योर भी है, और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर में कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही लो पावर डिवाइसेस भी हैं इसमें। तो थ्रेड के ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और बिकॉज मैश फॉलो कर रहे हैं तो कोई सेंट्रल कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, कोई सेंट्रल चीज नहीं जो कंट्रोल कर रही हो। सेंट्रल चीज कंट्रोल कहाँ करती है, स्टार टोपोलॉजी में कंट्रोल करती है, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल डिवाइस एक होती है और उसी कंट्रोल डिवाइस पे सारे आपके सेंसर्स उसी से कनेक्ट करते हैं, तो वो स्टार में होती है। मैश में कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे गूगल होम प्रोडक्ट्स में थ्रेड काम करता है, ठीक है, और अभी भी बहुत जगह थ्रेड प्रोटोकॉल को यूज करते हैं गूगल के होम प्रोडक्ट में। ओके, बहुत ही मार्केट प्रूवन प्रोटोकॉल है ये, बहुत दिन से चल भी रहा है, और इसमें क्योंकि IEEE के 802.15.4 वायरलेस डिवाइसेस भी यूज होती हैं, तो इस तरह की इसका अपडेट भी आपको ऑन एयर मिलता रहता है। कोई भी अपडेट आता है तो ओवर द एयर आपको सॉफ्टवेयर का अपडेट मिलता है। तो दिस प्रोटोकॉल इज
ये सारे इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं थ्रेड की। तो अभी हमने देखा कि 3 तरह के इसमें नोड होते हैं। एक तो आपकी इन डिवाइस होती है, राउटर होता है, और एक होता है बॉर्डर गेटवे। तो इसमें क्या कैसे की काम करता है कि इसमें एक कोई भी नोड है तो वो नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है एज ए राउटर और एज इन डिवाइस। नेटवर्क में दो तरह की चीजें, दो तरह के नोड हो सकते हैं, राउटर हो सकता है, इन डिवाइस हो सकता है। इन डिवाइस में भी और सेंसर्स। ये कैसे सेंड नेटवर्क ज्वाइन करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा आपके स्मार्टफोन ऐप को, ठीक है। स्मार्टफोन ऐप को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके बाद आपके स्मार्टफोन ऐप में जब रिक्वेस्ट आएगी किसी भी डिवाइस की, कि वो मान लो राउटर की रिक्वेस्ट आती है कि आई वांट टू ज्वाइन द नेटवर्क एज अ राउटर, तो आपके स्मार्टफोन ऐप पे वो आपका रिक्वेस्ट आएगी। आप कुछ नेगोशिएशंस होंगे। इसमें नेगोशिएशंस के लिए डेफी हेलमेट मेथड यूज करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशन टेक्निक्स फॉलोइंग, दोनों फिर आपस में आप स्मार्टफोन ऐप से जब अलाउ होगा तो ये राउटर विल बी द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ओके, तो ये जब कई सारे नोड्स एज इन डिवाइस हों या फिर राउटर हों, जब ये नेटवर्क का पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये डिवाइसेस में से कुछ राउटर या फिर इन डिवाइस आपके बॉर्डर गेटवे से कनेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे देखो फिगर में, एक राउटर कनेक्ट है बॉर्डर गेटवे से और एक इन डिवाइस कनेक्ट है, और यहाँ पे दो बॉर्डर गेटवे हैं। ओके, तो बॉर्डर गेटवे का एक्चुअली यूज क्या है, जैसे कि ये गेट की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी नेटवर्क में ऐड होना चाहता है तो बॉर्डर गेटवे से ऐड होगा। एक बार नेटवर्क फॉर्म होने के बाद अगर फिर उसको ऐड होना तो बॉर्डर गेटवे से ऐड होगा। अगर कोई भी डिवाइस इससे निकलना चाहती है तो वो बॉर्डर गेटवे के थ्रू आउट होगी। जितनी बॉर्डर गेटवे अगर एक है तो उसमें दिक्कत ये है कि अगर ये बॉर्डर गेटवे बिजी है किसी काम में, मान लीजिए कि यहाँ से कोई इन आउट हो रही है डिवाइसेस, तो इस किसी और दूसरे को वेट करना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे दो बॉर्डर गेटवे होंगे तो वो और इजी हो जाएगा, पैरेलली में दोनों काम करेंगे, इन एंड आउट दोनों जगह से होगा। तीन होंगे तो और भी अच्छा है। तो जितने बॉर्डर राउटर गेटवे होते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो बॉर्डर राउटर गेटवे ही आपके क्लाउड से कनेक्ट होते हैं इसमें। मतलब कि जो आपके वाईफाई से कनेक्शन होगा या क्लाउड से कनेक्शन होगा, तो वो आपका कनेक्शन जो है बॉर्डर राउटर से ही होगा, ठीक है। तो इसमें इस नेटवर्क में एक्चुअली क्या होता है कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है, जब नेटवर्क फॉर्म होता है, नेटवर्क फॉर्म होने के बाद कोई भी डिवाइस अगर तो ये सब जितने भी, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं इस नेटवर्क में कई सारे इन डिवाइस हैं, तो ये सब आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि लीडर कौन होगा। ये आपस में करेंगे डिसाइड, और तो आपसी सहमति के बाद ये एक डिवाइस को लीडर बनाते हैं, ठीक है। तो लीडर बनता है तो इसका काम क्या होता है, लीडर बनने का काम क्या होता है कि अब नेटवर्क में जो भी काम होगा, मान लो कोई नया डिवाइस ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, लीडर करेगा। अगर कोई जाना चाह रहा है तो वो कौन डिसाइड करेगा, लीडर डिसाइड करेगा। तो लीडर एक बार डिसाइड होता है। अब ये केस होता है कि अगर लीडर आपका मान लीजिए फेल हो गया, लीडर फेल हो गया या डाउन हो गया नोड, तो आप क्या करोगे, तो फिर वो आपस में फिर से म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थ्रू एक नया लीडर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे काम वो देखता है कि अब इसमें कौन सा नया नोड ऐड होगा, ठीक है, एग्जिट होगा बॉर्डर गेटवे से। ये अब वो लीडर नया डिसाइड करेगा कि कैसे क्या होगा। तो अभी जैसे कुछ कंपैरिजन भी हमने इससे करे हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी हम इसको कंपेयर करेंगे थ्रेड को वाईफाई से कंपेयर करें, जिगबी प्रो से करें, या फिर जिगबी वाला जो आईपी वाला जहाँ पे आईपी का सपोर्ट मिलता है, या फिर जी वेव से करें, तो जिगबी अभी पड़ा नहीं है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सपोर्ट फॉर IPv6। वाईफाई में आपका IPv6 का सपोर्ट होता है, जिगबी प्रो में नहीं होता है, जो हमने डिस्कस किया था। सॉरी, डिस्कस नहीं किया, अभी नेक्स्ट देखेंगे। जिगबी आईपी में इसका सपोर्ट मिलेगा, जी वेव में इसका सपोर्ट नहीं था, हमने देखा ये। और सिलिकॉन लैब्स थ्रेड में इसका थ्रेड की बात कर रहे हैं, इसमें IPv6 का सपोर्ट है, ठीक है। उसी तरह से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे कंपैरिजन है आपके थ्रेड के जी वेव से, जिगबी से और वाईफाई से, ठीक है। So I want to share something with you, a video which actually shows that how actually the thread works. So I want to play this video for you.
Okay. Yes. Hi, my name is Joel Young. I'm the CTO at Digi International. Customers have been asking about Thread. What is it? We thought maybe you might wonder too. So I'm going to take a few minutes and tell you about what is this Thread protocol and what are some of the benefits. First, Thread is a protocol just like a lot of other mesh networking protocols used in that Internet of Things. So it can be used to connect sensors or other actuator devices, whatever you need it to use it for. But Thread has some key differences and key benefits that differentiate it from other 802.15.4 based protocols. First is commissioning. Now, what is commissioning? I'll tell you, commissioning is how you join a network. How do you become a good member of that network that's able to actually use and talk to all other members with all those rights and privileges? The Thread is great at commissioning because it uses that one tool that we all know, a smartphone. Rather than press a lot of different buttons or a lot of blinky lights, all you have to do with Thread is have a smartphone and have your Thread network. A node wants to join the Thread network. What does it do? First thing it does, it says, I want to join. Your smartphone app actually receives that. You enter in that passphrase, and voila, you're allowed to actually join the network. Then, after a whole lot of fancy math and some elliptical curve Diffie-Hellman-based negotiations, voila, that node is part of the Thread network with all the rights and privileges that are due that node. Second key benefit is security. Now, we're all really concerned about security today. Security is a key part of everything we do and we worry about, right? And the worst thing we can have are rogue devices going unsecure and causing damage to our Internet of Things based networks. All right, so how does Thread do with security? Well, there's a couple key points with Thread. First of all, it has the same 802.15.4 base security that all other 802.15.4 radios have, but it adds a couple other key benefits. First off, it can't just join the network and have all proper rights and privileges without first being authenticated in a nice, easy way and being validated as good for the network. Second, in addition to 802.15 based security, because it's an IPv6 based protocol, all the communications can use those other security like DTLS, SSL, all those other IP based protocols that go end to end. So you get end to end security as well as secure joining and authentication. The last key point is there is no single point of failure with a Thread network. Now, some other mesh networks that you may have heard of, say like Zigbee, require you to have a coordinator, one omniscient node that gets to decide who joins and who doesn't, and are really responsible for the well-being of the network. Well, Thread doesn't work that way. Thread nominates a leader. Think of it this way. All the routers on a Thread network get together and nominate a leader. I want to be the leader of this Thread network. And when you're the leader, you get to decide, you get to grant privileges on who joins and who doesn't. Say that leader goes away, gets unplugged. Well, the routers get together again and nominate a new leader. And they do that really fast. So there's no single point of failure. Now, the other key point about failures is how do you leave the network? How do you get in and out? Well, with typical mesh networks, a lot of times there's only one way in or one out. Think of it as like one door. Well, with Thread, you have the notion of a border router. And you can have as many border routers as you want. Typically, there's two, but you can have more. The nice thing about a border router is just like a house that has got multiple doors, you've got multiple ways in and out of that network, so you never have to be worried about being cut off if someone takes away or boards up one of your doors. So that's it. Thread, great new protocol out there, easy commissioning, great security, and no single points of failure.
Okay, so this is actually the working of the thread protocol. Uh, you have seen in the video that thread is a very latest protocol, and this is the overall concept using thread. Okay, so we have discussed second protocol, that is the thread protocol. Now move to our we will move to our next protocol, the important protocol that is called the Zigbee protocol. So what is actually the Zigbee here? So Zigbee is based on the IEEE 802.15.4 standard, which lays down a specification for the low rate wireless personal area network. So because जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स, तो इसमें वेरी लो कॉस्ट लो पावर्ड डिवाइसेस ऐड होती हैं. So Zigbee is commonly used for the two-way communication between the sensor and the control system. Zigbee प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन पे कैसे, जैसे आप इस कुछ फिगर्स में देखो यहाँ पे ये कई सारी टोपोलॉजीज हैं. ये Zigbee नेटवर्क इन टोपोलॉजीज को सपोर्ट करता है. जैसे कि फर्स्ट टोपोलॉजी इज ट्री. ये ट्री टोपोलॉजी कैसे है? ये तो आपकी इन डिवाइस है, राउटर्स हैं आपके ये ब्लू में, और ये कोऑर्डिनेटर्स हैं कंट्रोल करते हैं. तो इसमें देखो कि इसमें आप ट्री पैटर्न में है. देखिए इसके लीव्स, कंट्रोल डिवाइसेस हमेशा लीव्स पर हैं. ये रूट है, ये आपके जो कि राउटर्स हैं. इस तरह से स्टार टोपोलॉजी है. स्टार टोपोलॉजी में आपकी एक डिवाइस बीच में है और कई सारे कंट्रोलर्स हैं, कई सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं आसपास, और ये आपका इन डिवाइस है, सिंगल इन डिवाइस. ये आपकी मैश पैटर्न है. मैश पैटर्न भी फॉलो होता है. ये देखिए यहाँ पर आपकी ये इन डिवाइस है, राउटर्स लगे हुए हैं और ये आपस में मैश में कनेक्ट, और ये आसपास राउटर से कनेक्ट है आपके कोऑर्डिनेटर्स. ये आपकी हाइब्रिड डिजाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार ट्री. Okay, so Zigbee is primarily used for the two-way communication for the sensor and the control system. तो ये आपके सेंसर और कंट्रोल सिस्टम में कम्युनिकेशन के बेस पे काम करते हैं. ठीक है, लाइक ब्लूटूथ एंड वाईफाई, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड ऑफर्स कनेक्टिविटी अप टू 100 मीटर्स. देखो ये ब्लूटूथ और वाईफाई की तरह इसकी भी रेंज काफी शॉर्ट है, और ये 100 मीटर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. Zigbee जो है वो 100 मीटर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. ये इसकी लिमिटेशन को, बट Zigbee इतनी प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, तो Wi-Fi and Bluetooth are high rates standards which support transfer of media files software. जैसे कि आपने देखा कि Zigbee टेक्नोलॉजी में जो है वो 250 kbps ट्रांसफर रेट सपोर्ट करता है. अगर कोई सेंसर कोई डेटा ट्रांसफर करता है या कंट्रोल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है Zigbee में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 250 kbps स्पीड तक सपोर्ट कर सकता है. इस कंपेयर में वाईफाई और ब्लूटूथ के रेट ऑफ ट्रांसफर हाई होता है. Zigbee कंपेयर में हाई है. तो और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? Zigbee प्रोटोकॉल आपकी 868 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, या फिर आपकी 902 से 968 मेगाहर्ट्ज पे, और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी काम करता है. और इसमें जो डिवाइसेस हैं उसकी बहुत ही लो पावर चाहिए होती है. Zigbee के प्रोटोकॉल में जो डिवाइस है उसमें उसको बहुत ही लो पावर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है. क्योंकि लो पावर डिवाइस होती हैं, इसलिए ही इसका इम्प्रूवमेंट होता है. कहीं बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ती है, और आपके सेंसर्स हमेशा बैकअप होते हैं, और बैटरी रिप्लेसमेंट बहुत कम जरूरत होती है इसकी. तो ये तो एक स्पेसिफिकेशन हो गया Zigbee का कि कितने गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज पे काम करता है ये, इसका ट्रांसफर रेट कितना है. कंपेरिजन करें अगर वाईफाई ब्लूटूथ से, तो क्या होता है? ये 4 तरह की टोपोलॉजीज में देखिए सपोर्ट करता है, और इसमें लो पावर डिवाइस है, और ये 802.15.4 पे सपोर्ट करता है ये. तो ये बहुत ही लो कॉस्ट और लो पावर डिवाइस सपोर्ट करता है. तो ये आपका देखिए आर्किटेक्चर है Zigbee का. इस आर्किटेक्चर में देखिए 3 तरह की डिवाइसेस में होती हैं. अब डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो आपका होता है कोऑर्डिनेटर, और एक होती हैं आपकी इन डिवाइसेस, और एक राउटर्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है. कोऑर्डिनेटर्स राउटर से कनेक्ट होंगे, और इन डिवाइसेस राउटर से कनेक्ट होंगी. तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इन डिवाइस कोई सेंसर है, वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो पहले राउटर को भेजता है, फिर राउटर के थ्रू ये राउट होगा. ठीक है, ये तो आपका स्टार टोपोलॉजी है.
वैसे मैश भी यूज करते हैं। तो जिगबी में 3 तरह की डिवाइस है, कोऑर्डिनेटर, राउटर और इन डिवाइस। तो इन डिवाइस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका थर्मोस्टेट हो सकता है, टेलीविजन, डोर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे आपके सेंसर्स कनेक्ट हो सकते हैं जिगबी में। तो ये कुछ तरह की चीजें जो हैं वो इन डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेटर। आपके नेटवर्क में कम से कम एक कोऑर्डिनेटर तो होगा ही, ठीक, जो कि ब्रिज की तरह काम करेगा, और उसी के थ्रू सारी एंट्री होगी, उसी के थ्रू एग्जिट होगा। वो कोऑर्डिनेटर बहुत मेन काम करता है, नेटवर्क को हैंडल करने का काम करता है जिगबी में। और हो सकता है कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटर हो, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेटर, ओके। along with the performing the various data transfer operations, a coordinator also stores and handles information. बहुत सारे डेटा को ट्रांसफर करने के अलावा कोऑर्डिनेटर आपका इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, उसको हैंडल भी करता है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेटर हैं ये राउटर्स के थ्रू सपोर्टेड होते हैं। राउटर्स क्या है, ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को यहाँ वहाँ एक डिवाइस से अगर दूसरी डिवाइस पे भेजना है तो ये राउटर उस डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो राउटर, कोऑर्डिनेटर और इन डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका ये जिगबी नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है, ये सब इन डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, और ये आपका कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर है जो कि नेटवर्क से कनेक्ट है, और ये आपके राउटर्स हैं, राउटर से आपकी इन डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक। तो ये इसका पूरा नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है। तो कितने कोऑर्डिनेटर होंगे, राउटर कितने होंगे, और इन डिवाइसेस कितनी होंगी जिगबी में, ये एक्चुअली डिपेंड होता है कि आप नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो। इफ यू आर यूजिंग मैश नेटवर्क तो डिफरेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स यूज हो सकते हैं, राउटर्स। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टोपोलॉजी कर रहे हो। जैसे अगर हम यहाँ पे स्टार की बात करें तो यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि मैश में एक ही होगा, मैश में हो सकता है कई सारे हो और भी हों, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए 2 मोड्स पे काम करता है जिगबी। एक मोड उसका होता है बीकन मोड और दूसरा होता है नॉन बीकन मोड। तो जिगबी 2 मोड्स पे काम करता है। जो नॉन बीकन मोड होता है उसमें जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो राउटर्स हैं वो स्लीप नहीं करते, वो स्लीप मोड में नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और वो हमेशा ही वेकअप रहते हैं, स्लीप नहीं करते हैं, और वो हमेशा वेकअप रहते हैं। क्योंकि अगर वो हमेशा वेकअप रहेंगे, स्लीप नहीं करेंगे, तो इट स्लीप मोड में नहीं होंगे, इट मीन्स द हाई बैटरी कंजप्शन होगा, हाई बैटरी कंजप्शन होगा। बट कुछ डिवाइसेस इसमें स्लीप नहीं करते हैं, सो दैट हमेशा कोई ना कोई मैसेज अगर आ रहा है उसके पास, इंपॉर्टेंट मैसेज, सो दैट वो मिस ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा अवेक रहते हैं। तो ये नॉन बीकन मोड में होता है। दूसरा एक बीकन मोड भी है इसमें। इस बीकन मोड में कोऑर्डिनेटर्स और राउटर्स स्लीप करते हैं, और अवेक तभी करेंगे जब कोई नोड कम्युनिकेट करता है, अदरवाइज ये अवेक नहीं होते हैं, ये स्लीप मोड में होते हैं। तो बीकन मोड में आपका बैटरी कंजप्शन कम है, तो जिगबी दोनों मोड्स में काम करता है। तो जिगबी की कुछ अगर हम जिगबी मैश की बात करें, यहाँ पे हम जिगबी मैश की बात करें, तो जिगबी मैश में एक्चुअली क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला तो बेनिफिट यही है कि इसमें मैश टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मैश टोपोलॉजी बहुत ही रोबस्ट होती है, बिकॉज हमें इनमें अल्टरनेटिव पाथ्स मिल जाते हैं अगर कोई नोड डाउन भी होता है, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल पाथ मिलते हैं इसमें, जैसे कि इस में लिखा हुआ मल्टीपल पाथ्स आपके मिलते हैं। और इसमें देखिए जिगबी में बहुत ही नेटवर्क बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है, और ये डायनेमिकली अपडेट हो जाता है। अगर कोई नोड नेटवर्क को छोड़ता है, कोई डिवाइस छोड़ती है, तो वो नेटवर्क अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है, अपने आप को रिडिजाइन कर लेता है। और यहाँ पे बिल्ट इन मैश राउटिंग टेबल भी होती है, उसके बेस पे ये अपने आप को डायनेमिकली अपडेट भी कर देता है, ऑप्टिमाइज भी कर लेता है। इस तरह से ये टेबल के बेस पे अपने आप को अपडेट कर लेता है। राउटिंग टेबल में राउटिंग पाथ्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कि कौन कौन से राउट होते हैं जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। सो मैश नेटवर्क वो तो हमने डिस्कस किया कि मैश नेटवर्क हमेशा ही एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करते हैं, बिकॉज यहाँ कोई सेंट्रल पैटर्न नहीं है, जैसे लाइक स्टार में होता है। यहाँ पे कोई सेंट्रल नहीं है, यहाँ पे हर नोड पीर नोड है, और हर नोड कोई सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, इसलिए ये बहुत रोबस्ट है। तो जी मैश के बेनिफिट क्या है। अगर कोई नोड नेटवर्क छोड़ता है तो अपने आप ही ये राउटिंग पाथ को रिकॉन्फ़िगर कर लेता है, छोड़ेगा तो वो दूसरा पाथ फॉलो कर लेगा, ठीक है। अगर सिंगल नोड फेल होता है तो एडहॉक राउटिंग से आप मैश में दिस इज मोर चांस दैट योर नोड विल गेट टू द
destination node by following the alternative paths. Zigbee enable broad-based deployment of wireless network with low cost, low power solution. यहाँ पे लो कॉस्ट और लो पावर सॉल्यूशंस काम होते हैं, इसलिए यहाँ की डिवाइसेस जो Zigbee की होती हैं बहुत ही लो कॉस्ट होती हैं और लो पावर रिक्वायरमेंट की होती हैं। बहुत ही लो पावर रिक्वायरमेंट है, लो कॉस्ट है, इसलिए, और इसमें जो बैटरीज लगती हैं डिवाइसेस में बहुत ही इनएक्सपेंसिव बैटरीज होती हैं, जो कि मॉनिटर करती हैं एप्लीकेशन को कंट्रोल करती हैं। तो इसमें जो डिवाइसेस में बैटरी लगी होती है बहुत ही इनएक्सपेंसिव बैटरीज हैं जो कि बहुत सालों काम कर सकती हैं। पावर कंज्यूशन भी कम है, इसलिए बहुत देर चलती हैं, बैटरी को रिप्लेस करना इजी होता है। तो ये आपका Zigbee का नेटवर्क है, आर्किटेक्चर यहाँ पे शो किया गया है। इसमें आपके देखिए कुछ लेयर्स हैं, ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर मैक लेयर है, फिर फिजिकल लेयर है। Out of these 4 layers in the Zigbee, physical layer and the MAC stands for the media access control. Physical layer and the MAC are identified by IEEE 802.15.4 standard, while the remaining 2 layers, network layer and the application layer, are defined by the Zigbee own network. तो आपकी ये जो फिजिकल लेयर है ये तो आपकी, और जो मैक की लेयर है, मैक की लेयर है या फिर लिंक लेयर भी कह सकते हो उसे, तो ये तो दोनों आपकी IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, और ऊपर की लेयर है ये आपकी Zigbee के अपने ओन नेटवर्क को फॉलो करते हैं। तो फिजिकल लेयर तो पता है, इस फिजिकल लेयर क्या काम करता है, फिजिकल लेयर तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, इसी के बाद चैनल से आपको मैसेज सेंड होता है। तो ये मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट काम करता है सिग्नल्स को भेजने के लिए डिजिटल वे में, अगर एनालॉग को कन्वर्ट कर देता है। और जो मैक काम करता है वो तो आपका सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ डेटा, मतलब कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपकी CSMA, CA, कई सारे अगर मैसेज एक ही चैनल में भेजे जा रहे हैं तो कैसे उनको भेजना है मैसेज को, सो दैट इंटरफेरेंस ना हो, कोई मैसेज लॉस ना हो। तो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसीलिए इसका नाम है कि उस चैनल पे एक्सेस करने के लिए कैसे कैसे हम मैसेजेस को उसमें जगह दें, सो दैट कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई मैसेज लॉस ना हो। ये इसकी टेक्निक्स होती हैं, CSMA, CA करके ये इसकी टेक्निक्स हैं। तो ये 4 लेयर पे काम करता है। जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो ये 2 लेयर हैं फिजिकल और मैक, ये आपकी IEEE स्टैंडर्ड फॉलो करती है। तो द नेटवर्क लेयर लुक्स आफ्टर द नेटवर्क ऑपरेशन सच एज सेटिंग अप अ नेटवर्क। नेटवर्क लेयर काम क्या होता है, नेटवर्क को सेट करना, डिवाइस को कनेक्ट करना नेटवर्क से, और राउट करना, डेटा को राउट करना, ये सब आपका नेटवर्क लेयर में काम होता है। डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना, ये सब नेटवर्क लेयर का काम है। एप्लीकेशन लेयर पे काम क्या होता है, इस लेयर पे काम क्या है, टू इंटरफेस विद द नेटवर्क लेयर, आपकी नेटवर्क लेयर से इंटरफेस करेगा डेटा को मैनेज करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर का यूज होता है। तो ये दोनों नेट लेयर जो हैं ये Zigbee पैटर्न, Zigbee नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं, और ये आपके IEEE प्रोटोकॉल से फॉलो होती है। Zigbee का कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे लाइक स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड में इसको यूज करते हैं, ये आपको AMR ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग में भी यूज करते हैं, और ऑटोमेशन सिस्टम्स को बनाने में यूज करते हैं, टैंक मॉनिटरिंग में करते हैं, और मेडिकल डिवाइसेस एंड फील्ड एप्लीकेशंस में भी आपको Zigbee यूज करता है। तो Zigbee बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं, इसका कुछ लिमिटेशन है कि इसकी रेंज कम है, Zigbee की रेंज कम है वाईफाई, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, और कुछ इसमें बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल काफ़ी यूज होता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे इसमें टोपोलॉजी फॉलो भी होती है, जैसे कि ट्री फॉलो होती है, स्टार फॉलो होती है। Zigbee को देखा है, इसका ट्रांसफर रेट भी कम है, 250 kbps की स्पीड में आता है, पर इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो बहुत लो कॉस्ट की होती हैं, और लो बैटरी, लो एनर्जी पे काम करती हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो ये Zigbee नेटवर्क हो गया आपका, ये बीकन मोड पे काम करता है, नॉन बीकन पे, ऐसा हमने डिस्कस किया, 2 मोड पे ये काम कर सकता है। तो ये आपका Zigbee हो गया। तो Zigbee में तो कई सारे यूज कर सकते हैं, मैश पैटर्न भी यूज होता है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डिजी मैश। सो दिस इज अ वायरलेस मैश कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये मैश के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम है आपका डिजी मैश। तो अभी आपने पिछले प्रोटोकॉल्स में देखा कि उसमें एक तरह की डिवाइस नहीं थी, देयर आर 3 काइंड ऑफ डिवाइसेस। इन नोड था, ठीक है, इन डिवाइस इन नोड था, उसके बाद आपका राउटर था, और आपका उसमें बॉर्डर गेटवे, इसमें आपका कोऑर्डिनेटर था, इन डिवाइस एंड
राउटर था, 3 तरह के डिवाइस में यूज किए गए थे। लेकिन डिजी मैश में क्या है, डिजी मैश में एक हर नोड एक ही तरह का है, इसमें कोई भी अलग अलग तरह के नोड्स नहीं है। So DigiMesh is a proprietary wireless mesh networking protocol technology developed by the Digi's. Digi International is a company by Digi's RF engineering experts, which allows for the time synchronized sleeping nodes and low power operation. तो ये टाइम सिंक्रोनाइज स्लीपिंग नोड्स को अलाउ करता है और बहुत ही लो पावर पे ऑपरेट करने के लिए डिजी मैश को बनाया गया। ये डिजी इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू बनाया गया और ये आरएफ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है इसको। सो द वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिजी मैश, अगर हम इसको ZigBee और Z वेव से कंपेयर करें तो ये कि इसमें सारे नोड इसमें एक ही तरह के हैं। जैसे कि Z वेव में भी अलग तरह के नोड हैं, ZigBee में भी अलग तरह के नोड हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी आर्किटेक्चर इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं क्योंकि इसमें हर नोड एक ही तरह का है, और क्योंकि every device is same and capable of routing, sleeping for power optimization and communicating via mesh network. इसमें भी आपका ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके नोड स्लीप हो सकते हैं, और जब आपका कोई नोड कम्युनिकेट करना चाहे तब वो आपका अवेक हो सकते हैं। तो फॉर द पावर ऑप्टिमाइजेशन राउटिंग भी इसमें फॉलो होती है, मेश फॉलो होता है। मेश में कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, वो भी इसमें फॉलो होते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ZigBee प्रोटोकॉल को कंपेयर करें और उसके बाद हम इसको कंपेयर करें डिजी मैश से, दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमने देखा, एक तो पहला तो है कि इसका नोड्स का ही देख लो कि इसमें तो कोऑर्डिनेटर है, राउटर है, इन डिवाइस हैं, कम से कम एक कोऑर्डिनेटर चाहिए होता है। While all nodes can send and receive data, there are differences in the specific roles they play. Okay, specific roles हैं, कोऑर्डिनेटर का अपना रोल है, राउटर का अपना रोल है, हर कोई हर रोल परफॉर्म नहीं कर सकता। डिजी मैश में क्या है कि देखिए हर नोड एक ही तरह का है। दिस इज अ होमोजेनियस नेटवर्क। इसका मतलब है कि सभी नोड, ऑल नोड कैन राउट डाटा एंड इंटरचेंजेबल, मतलब कोई भी नोड राउट कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो दिस इज not that a specific task is assigned to particular node. There is not any the parent-child relationship in DG mesh. Parent-child का कोई relationship नहीं है। जैसे कि आपने ये ZigBee नोड देख रहे हैं, यहाँ पे parent-child का होता है। जैसे कि ये राउटर है, तो इसका क्या है, इसका ये पेरेंट है, इन डिवाइस इसका पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, इस राउटर का 2 पेरेंट है यहाँ पे। तो इस तरह का पेरेंट चाइल्ड का कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि एक ही तरह के नोड है। वैसे हमने इसमें ZigBee में देखा था कि कोऑर्डिनेटर होता था जो कि आपको नेटवर्क को फॉर्म करता है, राउटिंग ट्रैफिक देखता है, ये सब काम करता है। उसके बाद जब नेटवर्क बन जाता है तो ये उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है कोऑर्डिनेटर। ये ZigBee नोड्स में ये सारे कोऑर्डिनेटर काम करता था। उसमें राउटर भी होता है जो इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। इन डिवाइसेस भी होती हैं, पर यहाँ पे खाली एक तरह के नोड होते हैं डिजी मैश में। तो डिजी मैश के एडवांटेज क्या है, यहाँ पर देखिए नेटवर्क सेटअप बहुत सिंपल है। यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सपेंड नेटवर्क बिकॉज एक तरह के नोड है। Digi mesh offers better broadcast support. Sleeping router allowing a node to sleep helps to significantly reduce power consumption, which is especially helpful for nodes that are battery powered. Digi mesh broadcast को support करता है। Sleeping routers can be sleep and awake when any node want to send anything. So to consumption of less energy. Currently, ZigBee allows only only in devices to sleep. ZigBee में जो हमने डिस्कस किया था उसमें खाली इन डिवाइसेस स्लीप हो सकती हैं, राउटर स्लीप नहीं हो सकते। पर यहाँ पर क्या है, डिजी मैश में एक ही तरह के नोड हैं, वो स्लीप हो सकते हैं। राउटर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स मस्ट रिमेन अवेक एंड अवेलेबल। राउटर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स मस्ट रिमेन अवेक एंड अवेलेबल इन द ZigBee. Some variants of डिजी मैश, ZigBee में देखिए राउटर्स और कोऑर्डिनेटर्स को तो हमेशा अवेक होना ही था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिजी मैश में ऐसा नहीं है। Digi mesh allows for synchronized cycling sleep, where all nodes on network can sleep and wake at the same time, thus allowing every node on the mesh network to be battery driven. इसमें एक synchronized cycling pattern होता है स्लीप का। आपस में सिंक करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें स्लीप करना है। अगर 2 नोड स्लीप कर रहे हैं तो 2 नोड आगे वाला स्लीप नहीं कर रहे होंगे। इस तरह से कुछ सिंक्रोनाइज पैटर्न होता है इनका स्लीपिंग नोड का। तो ये ऐसे स्लीप करके ये इनका काम भी चलता रहता है, परफॉर्मेंस भी इसकी सही रहती है, और साथ साथ ये स्लीप मोड में होते हैं तो इनके तो ये बैटरी को भी कंज्यूम लेस करते हैं। Asynchronous sleep modes are also available but require always on routers to be able to communicate. उसमें देखिए सिंक्रोनस मोड्स भी हैं और एक asynchronous मोड है। सिंक्रोनस मोड में तो आपस में नोड सिंक होते हैं
तो उससे डिसाइड कर लेते हैं कब कब स्लीप होना है कब नहीं। पर असिंक्रोनस मोड भी होते हैं, मोड भी है इसमें, जहाँ पे नोड्स में कम्युनिकेशन नहीं है सिंक करने के लिए, तो राउटर के थ्रू इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो दो मोड्स हैं इसमें, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। एक तरह का नोड है इसमें हमेशा, और ये हमेशा ही स्लीप हो सकते हैं, हमेशा नहीं है। पर जिगबी में ऐसा नहीं था, जिगबी में खाली इन डिवाइसेस स्लीप हो सकती है। ये से कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी इसमें टेबल में हमने बहुत ही ब्रॉड वे में दोनों को कंपेयर किया है, जिगबी मैश को और डिजी मैश को, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी एक कुछ डिफरेंस हमने भी देखे थे कि कई तरह के नोड है इसमें, कई तरह के नोड है, कैसे कम्युनिकेट होता है कैसे नहीं, ये आप इसमें देख सकते हो। कुछ चीजें डिस्कस करी हैं, बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आपके सिक्योरिटी फीचर्स कौन से यूज होते हैं इसमें, और डिजी मैश में कौन से यूज होते हैं। दोनों में अलग अलग मैक एड्रेस, यहाँ पे क्या क्या है मैक एड्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ब्रॉड वे में सब चीजें डिस्कस हैं इस इन टेबल्स में। ठीक है, तो ये जिगबी है, जिगबी डिस्कस किया, अब हमने डिजी मैश डिस्कस किया। और टुडेज लास्ट प्रोटोकॉल we use for the our home automation is called the Insteon protocol. Just like our previous protocol systems, Insteon is also a home automation technology. ये भी होम ऑटोमेशन के लिए यूज होती है, जहाँ पे हम लाइट स्विचेस, थर्मोस्टेट्स, लीक सेंसर से कई सारे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए होती है। इसको देखिए आप, ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड भी कर सकते हैं आप। इंस्टियन में इस तरह के सेंसर्स को आप इलेक्ट्रिकली पावर्ड भी कर सकते हैं पावर लाइन के थ्रू, और या तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप पावर लाइन के थ्रू भी कम्युनिकेट करा सकते हैं कुछ सेंसर्स को, अदरवाइज आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोनों ही वे में इंस्टियन काम करता है। और इंस्टियन का जो बेसिक फीचर है, ये डुअल मैश नेटवर्किंग टोपोलॉजी पे काम करता है, जिसमें कि हर डिवाइस पीर है, एंड ईच डिवाइस independently transmit, receives and repeat messages. Like other home automation system, it has been associated with the Internet of Things. ये डुअल मैश टोपोलॉजी पे काम करता है, जहाँ पे आपके सब डिवाइसेस ही एक तरह के हैं, और हर डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है, हर डिवाइस रिसीव कर सकता है, हर डिवाइस राउट कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो ये डुअल मैश नेटवर्क टोपोलॉजी पे काम करता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कोई भी मैसेज अगर रिसीव होता है इंस्टियन कंपेटेबल डिवाइस, तो वो सबसे पहले एरर को पहचान के उसको करेक्ट करेगा, और उसके बाद उस मैसेज को आगे सेंड करेगा। तो इसमें एरर को पहचानने की और करेक्ट करने की भी चीज़ें हैं, सो दैट आपका मैसेज करेक्ट मैसेज जाए। ठीक है, तो एरर करेक्शन की भी इसमें फैसिलिटीज है इंस्टियन में। कोई मैसेज आएगा तो पहले एरर करेक्शन उसमें देखा जाएगा, डिटेक्ट करके करेक्ट करके फिर उसको हम ट्रांसमिट करेंगे। All device retransmit the same message simultaneously so that message transmission are synchronous to power line frequency, thus preserving the integrity of message. तो इसमें मेन इंस्टियन जो काम करता है, ये आपके एरर के ऊपर भी काम करता है। ये मतलब इस चीज में ये बेटर है दूसरे से, कि यहाँ पे एरर करेक्शन फैसिलिटीज हर नोड पे होती हैं। इंस्टियन पावर लाइन मैसेजिंग यूज फेज शिफ्टिंग, एंड इंस्टियन आरएफ मैसेजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेजिंग यूजेस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ये दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं आपके इंस्टियन पावर लाइन मैसेजिंग के लिए। मैसेज सेंड करना है तो फेज शिफ्टिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, दो तरह के मेथड है ये यूज करते हैं नेटवर्क को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें इंस्टियन में कैसे काम करता है कि इंस्टियन में हर मैसेज, each message contains a 2-bit hops field that is initialized to 3 by original nodes and decremented each time a node repeats the message. तो इसमें क्या है कि हर मैसेज के पास 2 बिट्स का होप फील्ड होती है, 2 बिट की होप फील्ड होगी हर मैसेज के पास, जो कि इनिशियलाइज्ड होगी पहले 3 पे। ठीक है, ओरिजिनेटिंग नोड जहां से आपका मैसेज सेंड करना है, उसमें 2 बिट की एक फील्ड होगी जहां 3 से इनिशियलाइज्ड होगी, और वो घटती जाएगी जैसे जैसे आपका मैसेज नेटवर्क में रिपीट मैसेज जाएगा। तो ये इसका एक वर्किंग पैटर्न है कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। इंडिविजुअल इंस्टियन मैसेज कैन आल्सो कैरी अप टू 14 बाइट्स ऑफ आर्बिट्ररी यूजर डाटा फॉर कस्टम एप्लीकेशन। ये आपको 14 बाइट्स ऑफ यूजर को भी यूज कर सकता है फॉर कस्टम एप्लीकेशन। डेटा ऑफ 14 बाइट्स कैन आल्सो बी यूज्ड हियर। So Insteon is an integrated dual mesh network
that combines wireless radio frequency and buildings existing electric wire. इसको ड्यूअल मैश हम इसलिए भी कहते हैं इस टियोन को, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि ये दोनों को सपोर्ट करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं वायरलेसली, और आपका जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं बिल्डिंग्स में उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रिक वायर को एक बैकअप की तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है, तो आप वायरलेस तो आप बैकअप के फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक वायरिंग से भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्सली रेडियो फ्रिक्वेंसी वायरलेस बिकम बैकअप है इसमें पावर लाइन इंटरफेरेंस, क्योंकि हर डिवाइस इसमें पीर टू पीर है, हर डिवाइस एक सी है, तो इसमें कोई नेटवर्क सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी इसमें सेंट्रल कंट्रोलर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ठीक है नहीं होती है, और राउटिंग टेबल्स इसमें होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी इसलिए सेंट्रल कंट्रोल तो है ही नहीं, और राउटिंग टेबल के बेस पे ही राउट डिसाइड होता है। तो ये आपका इंस्टियन है, और इंस्टियन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होता है ये। एंड जो भी कंट्रोल होता है इंस्टियन हब, iOS पे भी इसमें एप्लीकेशंस पे आता है ये, और एंड्रॉइड पे भी इंस्टियन की एप्लीकेशंस हैं। सो इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं कि आप अपने नेटवर्क को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से, और मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग में भी इसका यूज होता है, अप्लायंसेस को कंट्रोल करने में होता है, एयर कंडीशनिंग में होता है, मोशन सेंसर्स में भी होता है, और डोर विंडो सेंसर में भी इंस्टियन का यूज होता है, और लाइट्स को भी कंट्रोल करता है एनर्जी सेविंग के लिए। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें ZigBee और Z-Wave से जो हमने डिस्कस किए, तो ये इंस्टियन डिवाइसेस में पीयर्स होते हैं, एक से डिवाइस होते हैं, जो कि सभी डिवाइस से ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, रिपीट मैसेज होते हैं। इसी तरह का मास्टर कंट्रोलर नहीं है, और इसमें राउटिंग जो सॉफ्टवेयर है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही तरह के डिवाइसेस हैं। तो ये आपका जो इंस्टियन हो गया। तो अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, ये लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं ये दिखाएगा कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल एक्चुअली सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं अभी। I'm Rob Faludi, Chief Innovator for Digi International. And today I'm going to give an overview of different mesh networking protocols and the strengths and weaknesses of each based upon your application. So what is mesh networking? Mesh networking allows you to extend the reach of your Internet of Things device network by allowing each device or node on your network to act as a router. Data can then hop from node to node so that radios, which are too far apart to hear each other directly, can still communicate. In a mesh network, routing is taken care of by the protocol itself, and networks can form and fix themselves automatically. In a non-mesh or point-to-point network, data can be passed between nodes that can hear each other, but never to devices that are out of direct range. So for example, if this radio wants to communicate with one of its neighbors, that's no problem, but it has no way to communicate with devices that are too far away. Here's a quick summary of the difference between point to multipoint and mesh networking. In a point to multipoint network, communications are generally faster and simpler. However, you're limited to the reach of individual radios. In a mesh network, there's no single point of failure, and every radio can communicate with every other radio on the network, no matter how far away they are, as long as there's a valid route. So for example, this radio can talk to this radio through this one up here, but if that one becomes disabled, the network will automatically rebuild a route through another radio so that information can still reach its destination. Mesh networking, though, does come at a cost. There's greater latency, in other words, a longer delay between sending and receiving information in some cases, and added complexity in putting the network together. So it should only be used when you're getting a benefit. You may notice that there are multiple different types of mesh networks. We have 3 on the board here, and I'm going to go through them one by one. The first is ZigBee. ZigBee uses radios that are in different defined roles. So there are coordinators which set up the network and then allow routers and end devices to join. Router radios, which can support maybe up to 20 or so end devices each, and can route data along the network between each other.
Finally, end devices that do not route and must join the network through a parent, but have the ability to sleep and pick up messages that are being sent to them automatically when they wake up. In DigiMesh, all of the nodes in the network can route data. And in fact, the whole network can go to sleep and wake up together. So there are no parent-child relationships, and additional routers can be added to extend coverage extremely easily. Routing can be enabled or disabled on individual nodes, so the network can be set up to match your application requirements. A thread mesh network is built on open standards and IPv6 internet addressing. It creates a secure and reliable mesh with no single point of failure, with simple connectivity and low power operations possible. It also comes with banking class encryption as an option. So how do you choose? In simple terms, you can choose Zigbee whenever many nodes in the network are going to be constantly powered, anytime interoperation between different device manufacturers is a requirement, when you need flexible security options, and also if you want special routing setup. For example, many-to-one routing, when you have a large number of end devices, but they're all routing to a central aggregator or gateway node, typically to pass information to the internet. Choose DigiMesh when most of your devices need to be battery powered, you want really simple provisioning, and routing on your network is extensively between peers. Choose Thread whenever you're going to have extensive interactions with the internet, anytime dynamic reconfiguration and optimization is needed, anytime multiple routes to the internet are desired. You can see that while all mesh networking technologies, and in fact point-to-multipoint, can be connected to the internet with a gateway, in the case of Thread, you can have multiple gateways, or in Thread terms, border routers, meaning there's no single point of failure. Thread is a brand new protocol, so keep in mind that you're taking on the inherent risks of new technology. This has been a very brief overview, but there's a lot more to know. To learn more, Digi International has a wonderful library of documentation along. Okay, so today we have discussed 5 kind of protocols, and we have seen in this video that how, in what conditions, what protocol should be selected. So we have discussed 5 protocols today, and tomorrow we will discuss some more protocols, which is also very important, just like Bluetooth 5, LoRa. And these are also a very important protocol. So for today, this is enough. And if anybody wants to ask any question, then can ask. Thank you so much. Okay, thank you so much. If anybody wants to ask any question, then welcome. Student, any query? Any topic which you want to discuss here? What is the peer-to-peer network? Peer-to-peer network means all nodes are similar, and all nodes have the similar capacity. There is no different in capacity. All nodes are peers. All nodes can do anything. There is nothing like master and slave. All nodes are peers. Okay. And in no kind of concept of master, this is a master, this is a slave. All nodes are peers. All nodes has all the capacity. Okay. Any more question? Anything else which you want to clear from Ashish Gupta sir? He is available here. So I think no confusion is still there. Vikas Prajapati is sending, your voice is not coming, sir. Today send PPT also. Okay, we will also circulate the PPT and host the lecture to YouTube also, and probably today I will send you the link of today's lecture as well as the lecture I have taken yesterday.
So no problem for that. So I think we should end the session. Okay. Okay, sir. Should we stop the session here? Oh, sure. So what will you discuss on tomorrow lecture? Just I will discuss. Actually, this is I cannot cover the entire protocols in one session. So we will also discuss. We will discuss tomorrow also some very important communication protocols. And in the next session, we will wind up with the discussion of the further protocols. Okay. Okay. Sure. So we are now going to end up this session. Thank you, sir. Okay, so thank you.